वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ सप्तऋषि एस्ट्रोलॉजी एंड वंस अगेन हमारे साथ हैं सुनील पांडे जी जो आज हमें केतु के विषय में कुछ बताएंगे। वेलकम पांडे जी। हाँ जी, नमस्कार सबको, मेरा प्रणाम। आज हम केतु के विषय में बताने जा रहे हैं। फलित ज्योतिष में छाया ग्रहों का बहुत महत्व है। इनकी जो द्वारा जो अनिष्टकारी घटनाएं होती हैं उनका उद्देश्य आध्यात्मिकता की ओर उत्प्रेरित करना होता है। और एक बार अगर मनुष्य आध्यात्मिकता के मार्ग पे चल पड़ता है तो ये ग्रह, छाया ग्रह पथ प्रदर्शक का काम करते हैं। इसीलिए केतु को मोक्ष कारक ग्रह भी कहते हैं, क्योंकि ये इसमें इसको हम आगे बढ़ाते हैं कि शनिवत राहु कुजवत केतु, शनि के समान राहु फल करता है और मंगल के समान केतु फल करता है। लेकिन एक अगर अध्ययन में देखिए कि मंगल के समान केतु इसलिए फल करता है कि मंगल जैसे अग्निकारक है, केतु भी अग्निकारक है, तो दोनों तेजी से फल करते हैं, इसमें मंगल से समानता है। लेकिन केतु का जो वास्तविक स्वरूप है, जो मतलब उसका अंतिम जो उद्देश्य है, वो बृहस्पति के समान है। बृहस्पति जैसा सुफल करता है उसी तरह से केतु भी सुफल करता है। केवल मंगल से ये समानता है कि मंगल और केतु दोनों तेजी से फल करते हैं, इसमें मंगल से समानता है। केतु के लक्षणों के आधार पर इसको तमस, ध्वजा और शिखी का वर्णन मिलता है। तो जैसे 3 प्रकार के गुण होते हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो केतु क्या काम करता है? केतु तमोगुण का प्रतीक है, लेकिन इसका यहां थोड़ा अर्थ बदल जाता है। केतु जैसे बर्तन है तो बर्तन की के ऊपर अगर राख है तो उसको मांजना पड़ता है। तो केतु
क्या करता है कि यह पीड़ा दे करके, कष्ट दे करके उस राख को धो देता है। राख को धो देने से एक देवत्व का उदय होता है। यही जो है केतु की विशेषता है। आता है केतु का जो तामसी का वर्णन है वह एक मतलब वास्तव में अविद्या है। अविद्या को जो है केतु हटा देता है और ज्ञान के चक्षु को खोल देता है। ये केतु का विशेष गुण है। अच्छा, दूसरी चीज जो है, केतु के प्रभाव से मस्तिष्क विकृत हो जाता है, मन में उच्चाटन हो जाते हैं और इंसान भूल कर बैठता है। लेकिन यही उसकी भूल, यही उसकी समस्याएं, यही उसकी दिक्कतें अल्टीमेटली उसको इस संसार की जो निस्तारता है उसको बताने में, जानने में वो जान जाता है और वो अपने को आध्यात्मिक पथ पे अग्रसर करके सुख शांति का अनुभव करता है। यही केतु का अंतिम उद्देश्य है। केतु को ध्वजा भी कहते हैं। ध्वजा मतलब कि ऊंचाई में बहुत ऊंचाई देता है। अगर केतु शुभ हो, शुभ राशि में बैठा हो, शुभ ग्रहों से दृष्ट हो तो जीवन में बहुत ही ऊंचाई प्रदान करता है। ऐसा जातक महत्वाकांक्षी होता है और बहुत ही आगे बढ़ता है। और एक चीज तो आप लोग जानते ही हैं कि केतु राहु जितने भी हैं ग्रह एक कर्म फल सिद्धांत पर आधारित हैं। तो अल्टीमेटली आप ही के जो पूर्व जन्म के कर्म है उसी के अनुसार सभी ग्रह फल करते हैं और उसी के समान केतु भी अनिष्टकारी घटनाएं देता है। लेकिन जैसे हमने राहु वाले वीडियो में हमने बताया था, राहु का कोई उपचार विशेष मतलब है नहीं, उसी तरह से केतु का भी कोई उपचार है नहीं। केवल जो ये सिखाना चाहता है उसे सीख लेने में भलाई है। तो अच्छा, इसके बाद हम एक चीज, ज्ञान कैसे मिलेगा कि हमें क्या सिखाना चाहते हैं? देखिए, जब बर्तन जैसे माजा जाएगा तो मतलब पीड़ा तो होगी। अब जैसे आदमी की धुलाई सफाई होगी, ऑपरेशन होगा तो पीड़ा तो होगी ही। लेकिन वो जो ऑपरेशन है वो जो अनिष्ट जो है वो चीज हट गया। अब कहने का मतलब है वो व्यक्तित्व में चमक व्यक्तित्व में एक चमक पैदा हो जाती है। आत्मा, देखिए आदि गुरु शंकराचार्य जी कहते हैं चाहे 1000 जन्म बीत जाएं, अविद्या की गांठ को खुद ही खोलना पड़ता है। उसी तरह से केतु अविद्या की गांठ को खोलता है। और ये भी शंकराचार्य जी कहते हैं जैसे जो है सूर्य से उत्पन्न हुआ बादल सूर्य को ढक लेता है, उसी प्रकार से आत्मा से उत्पन्न हुआ अहंकार आत्मा को ढक लेता है। तो केतु यहाँ अहंकार को काटता है, ईगो को नष्ट करता है। और जब ईगो नष्ट हो गया, जब सूर्य से बादल हट गए तो सूर्य तो दिखेगा ही। उसी तरह से जब आत्मा से अहंकार हट गया तो आत्मा तो एकदम स्वच्छ और निर्मल तो दिखेगा ही, वो देवत्व है। तो यही काम केतु का है। इसमें पीड़ा तो होना ही, इससे इस जो है उसमें पीड़ा तो होना है। तो जो इस चीज को समझते हैं, देखिए हमारा मन एक दर्पण है। हमें अगर हम अच्छा काम करते हैं तो भी हमें आभास हो जाता है कि मैं अच्छे राह पे हूँ। अगर हम खराब कर्म करते हैं तो भी मुझे आभास हो जाता है। वो सबसे बड़ा दर्पण है। जी बिल्कुल, सबकी आत्मा हमेशा अंदर से जीवित होती है, सबको मालूम है कि वो गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं। ज्ञान हमें होता है, चाहे हम उसे स्वीकारें ना स्वीकारें। हाँ, लेकिन इनका जो है शनि राहु केतु का थोड़ा सा फल देने का अलग है कि पीड़ा देकर के सिखाना चाहते हैं और हमें लगता है कि यही सीख ज्यादा अच्छी होती है कि ऐसे तो आदमी बताते रहिए तो नहीं सीखता है, लेकिन वो प्रकृति जो है खुद सिखा देती है। अच्छा, इसमें जो लोग प्रकृति के साथ हो जाते हैं, वो सीखना चाहते हैं, वो जानना चाहते हैं, वो बाद में सुखी हो जाते हैं, तो जान करके वो सुखी हो जाते हैं। देखिए हमारे ऋषियों ने ज्योतिष की खोज इसीलिए किया था कि हम अपने समस्याओं को हटाएं और मोक्ष की प्राप्ति के लिए किया था। अंतिम लक्ष्य, जीव का अंतिम लक्ष्य मोक्ष है। और एक चीज हम आप लोगों से बताना हम चाह रहे हैं कि केतु का जो फल है, जैसे केतु मीन राशि के जैसा फल करता है। अनुभव में आता है कि मीन राशि जिस भाव में है उसी का फल ज्यादा करता है। हालांकि राशि केतु की मीन नहीं है,
लेकिन उसके जैसा फल करता है। अच्छा, अब इसका हम एक वो देखते हैं कि केतु द्वादश भाव में सबसे अच्छा होता है, द्वादश भाव में ही जाकर के बढ़िया मोक्ष कारक होता है। जी और मीन राशि भी अंतिम राशि है। बिल्कुल ठीक है। इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि केतु का फल अंततः अल्टीमेटली अंतिम जो फल है इसका वो बृहस्पति जैसा है, शुभ फल है, मोक्ष का कारक ग्रह, इसीलिए इसको माना गया है। जी दूसरी चीज हम केतु जो है, केतु को सिखी भी कहते हैं। सिखी का अर्थ बाण होता है, जैसे मतलब तेजी से काम करता है। आपको मतलब आभास नहीं, किसी को जब केतु का फल होने लगता है तो उसको आभास नहीं होता हम क्या कर रहे हैं। बहुत तेजी से कार्य करता है, चाहे शुभ हो चाहे अशुभ हो, दोनों फलों को केतु बहुत ही तेजी से करता है। इसलिए कि अग्नि है। अब आप देखिए, अग्नि जैसे आग है, आग सबसे शुद्ध मानी गई है। ठीक है। क्योंकि जो है इसीलिए जब शादी होती है हम लोगों में तो अग्नि के 7 फेरे होते हैं, सबसे शुद्ध में भी हवन का प्रयोग किया जाता है। हाँ, इसका जो है सबसे अच्छा अग्नि है, शुद्ध है, प्योर है। तो अग्नि तत्व के, अब जैसे आग, अग्नि तत्व के जो है लोग हैं, आग हमेशा अगर लगेगी ऊपर जाएगी, ऊपर ही उठेगी। तो इसलिए सबसे शुद्ध है। और ग्रहों को देखिए, हमने पहले भी ये चीज है, सब लोग जानते हैं कि ये ईश्वर के अवतार हैं। इनका जो अंतिम उद्देश्य है वो कोई अशुभ नहीं है। इनका अंतिम उद्देश्य जो है देवत्व की ओर जो है ले जाना है। और केतु को राहु से अलग नहीं मान सकते हैं। केतु का फल, राहु अगर एक्टिव अब करता है तो केतु पैसिव अब करता है। राहु के द्वारा ही दोनों का साथ में अध्ययन करना सबसे अच्छा रहता है, कि क्योंकि दोनों हमेशा 180 अंश पे रहते हैं। और हाँ, एक चीज हमने और देखा है कि जब किसी की कुंडली में राहु और केतु की जो एक्सिस एक प्रकार से काल सर्प के रूप में होती है, तो जैसे पंचम भाव से या एकादश भाव से काल सर्प योग बन गया, या जन्म लग्न से सप्तम से जो है काल सर्प बन गया, तो जन्म लग्न और सप्तम से अगर काल सर्प योग बन गया तो थोड़ा सा फल बदल जाता है। अच्छा, फल इसलिए बदलता है कि राहु और केतु अगर सप्तम और लग्न के एक्सिस में है तो हेल्थ वाली समस्या रहती है, और साथ में दाम्पत्य की समस्या रहती है, ऐसा मैंने देखा है। तो अतः इसका सबसे अच्छा उपाय है कि शांति रहें, और जो चीजें मतलब कि जीवन में उस एक्सिस में, जिस एक्सिस में ये होते हैं, विशेष करके जब कुंडली में काल सर्प दोष हो, उसमें पीड़ा पहुंचाते हैं। और एक चीज मेरा अपना अनुभव है, और लघु पराशरी होरा शास्त्र में भी लिखा गया है कि केतु और राहु अगर केंद्र में, जैसे अशुभ ग्रह की राशि में, जैसे मंगल की राशि में, शनि की राशि में हो, तो अच्छा फल करते हैं। यहाँ तक तो हमने देखा है कि चमत्कार चिंतामणि में अगर लिखा है कि राहु अगर वृश्चिक राशि में अकेला होकर के लग्न बैठा हो, बहुत ही अच्छा फल करता है। तो अनुभव में भी ऐसा ही आता है। कहने का मतलब है, माफ कीजिएगा, आपके कहने का मतलब है बृहस्पति ने क्या बोलते हैं, राहु केतु यदि शनि की राशि में हो और मंगल की राशि में हो, तो बहुत शुभ फल देते हैं। हाँ, लेकिन राहु की उच्च की राशि तो कन्या को कहा गया है, और केतु की उच्च की राशि मीन को कहा गया है। हाँ, देखिए राहु की इसमें भी मतभेद है। राहु की उच्च राशि मिथुन है और केतु की उच्च राशि धनु है। तो इसमें देखिए उच्च राशि का फल अलग है। मैं केवल यहाँ पे स्पेशली केंद्र की बात मैं कर रहा हूँ। जैसे लघु पराशरी होरा शास्त्र में लिखा है कि केंद्र का स्वामी अगर अशुभ ग्रह हो तो शुभ फल देता है, मतलब उसका अशुभत्व मिट जाता है। मैं उस परिप्रेक्ष्य में बोल रहा हूँ कि यहाँ वो चीज उच्च राशि का उससे वो चीज अलग फल है। लेकिन यहाँ पे ये फल है कि विशेषता केंद्र में, जैसा कि लघु पराशरी होरा शास्त्र में है कि अगर अशुभ ग्रह जैसे मंगल शनि केंद्र के स्वामी हुए तो उनका अशुभत्व मिट जाता है। और उसी तरह से अगर बुध बृहस्पति शुक्र अगर केंद्र के स्वामी हुए तो उनका शुभत्व जो है वो नष्ट हो जाता है। तो इसलिए जो है अगर राहु केतु केंद्र में अशुभ ग्रहों की राशि में है, अकेले हो तो ज्यादा अच्छा फल करते हैं। हाँ, लेकिन अगर त्रिकोण में है राहु केतु तो ये अच्छा फल करते हैं, चाहे जो भी राशि हो।
आपके कहने का मतलब है केंद्र और त्रिकोण में राहु केतु अच्छा फल देते हैं। हाँ हाँ हाँ, खास करके ये त्रिकोण में ज्यादा अच्छा फल करते हैं, बहुत अच्छा फल करते हैं। जी जी जी। तो इसी चीज को हम जैसे बताएंगे कि केतु के किस किस भाव में कैसा कैसा फल करता है, इस चीज को हम बता रहे हैं। जैसे केतु मतलब लग्न में बैठ गया, तो आप लग्न तो दोनों ही है, केंद्र और त्रिकोण दोनों है, इसलिए शुभ है। तो केतु अगर अकेला लग्न में बैठ जाए तो बहुत ही क्षमता, इंसान में बहुत ज्यादा क्षमता होती है, एम्बिशियस होता है और एक्टिव रहता है, सक्रिय रहता है। अग्नि तत्व की जो जो ग्रह है अगर लग्न बैठ जाए तो इंसान की एक्टिविटी बढ़ जाती है। बहुत से हमने लोगों को देखा है कि उनके लग्न में केतु विलक्षणता देता है, अलग प्रकार का उनका स्वभाव, और अपने एक्टिविटी से अन्य ग्रह अगर सपोर्टेड हैं तो ऐसे लोग जो हैं विख्यात होते हैं। आपका मतलब काफी एनर्जेटिक होते हैं। हाँ, काफी एनर्जेटिक होते हैं। और ये शुभ राशि है, लेकिन उसमें शर्त यही है कि अकेला बैठा हो और हाँ हाँ अकेला हो, और किसी अच्छे ग्रह से दृष्ट हो जाए तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन अकेला बैठा हो तो विलक्षणता देता है। या अगर युति भी किसी अच्छे ग्रह के साथ हो जाए, तो जैसे कि पंचमेश के साथ युति हो जाए, भाग्येश के साथ युति हो जाए, तो भी अच्छा फल करता है। लेकिन अगर मार्केश के साथ युति हो गई, सॉरी सप्तमेश के साथ या द्वितीयेश के साथ युति हो गई, तो फिर ये स्वास्थ्य की हानि भी करता है। स्वास्थ्य की हानि करते हैं, ठीक है। हाँ, तो केतु लग्न में बैठ के कुछ स्पिरिचुअलिटी भी देते हैं। हाँ, स्पिरिचुअलिटी निश्चित ही देंगे, क्योंकि संपूर्ण भाव लग्न माने संपूर्ण पूरा सेल्फ का स्वामी, पूरा व्यक्तित्व आपका लग्न है जी। तो जिसके साथ जैसा, इसीलिए केतु साचर्य का फल करते हैं, राहु केतु दोनों, क्योंकि इनका जो है भौतिक अस्तित्व इनका है नहीं, इसलिए जहां जिस राशि में जिस ग्रह के साथ जिस भाव के स्वामी के साथ बैठे हैं तो उसका फल करते हैं। अच्छे भाव के स्वामी के साथ हैं तो अच्छा फल करेंगे, अशुभ के साथ हैं तो अशुभ करेंगे। लेकिन मतलब लग्न का केतु अपने में अलग है, ठीक है। इसी प्रकार से हम द्वितीय में आते हैं। एक चीज मेरा अपना रिसर्च मैं बता रहा हूं कि मैंने देखा है कि द्वितीय भाव में अगर राहु केतु, द्वितीय और 8वें भाव में राहु केतु की एक्सिस हो जाती है तो ये बहुत पैसा संपदा जो है देते हैं। मैंने कई लोगों की पत्रियों में हमने देखा है कि ये एक्सिस जो है आर्थिक रूप से थोड़ा सा दिक्कतें जरूर उनके आरंभिक जीवन में आती है, लेकिन वो धन संपदा के मामले में अपने मेहनत से, परिश्रम के बल पर ऊंचाई पे पहुंचते हैं, ऐसा मैंने देखा है। अच्छा, तृतीय भाव का जो केतु है सबसे अलग है, सबसे अच्छा है। यहाँ तक कि मतलब कि ऐसे लोग साहसी होते हैं, परिश्रमी होते हैं और परोपकारी और धार्मिक कार्य में रुचि लेते हैं और विपरीत परिस्थितियों में भी सफलता प्राप्त करते हैं। मेरा एक ऐसा अनुभव है कि तृतीय का केतु अपने में योग कारक हो जाता है। ओके, वैसे भी त्रिक भाव में राहु केतु शुभ फल देते हैं। हाँ, शुभ फल देते हैं। उपचय भाव है, उपचय भाव है। देखिए पराक्रम केतु तृतीय में पराक्रम कराएगा, और जब पराक्रम होगा तो भाग्य तो अपने आप उससे 180 अंश के पर भाग्य है। जब पराक्रम होगा तो भाग्य अपने आप बन जाएगा। तो ये चीजें हैं कि केतु तृतीय भाव का बहुत ही अच्छा और शुभ फल देता है, और वो भी अग्नि तत्व की राशि में हो जाए, जैसे मेष, सिंह और धनु राशि में हो जाए तो और भी अच्छा, और भी एक्टिव हो जाता है, क्योंकि खुद अग्नि तत्व का है। अब अग्नि तत्व की राशियों में और ज्यादा एक्टिव होकर के और अपनी दशा उषा अगर आ जाए तो मतलब क्या बात है, फिर तो जो है बहुत ही अच्छा परिणाम होता है जी। अच्छा, चतुर्थ का केतु, देखिए राशि की बात है, अगर मतलब अच्छी राशि है और अच्छे से दृष्ट है तो ठीक है, अन्यथा चतुर्थ का स्थान मन से संबंध होता है तो मानसिक अशांति देता है, माता को भी पीड़ा जो है दे सकता है। लेकिन अगर शुभत्व है तो इसका असर कम हो जाता है। लेकिन ये भी बात है कि केतु और राहु का फल अपने में अलग तो है नहीं, एक जैसा है। तो केतु अगर चतुर्थ होगा तो राहु दशम में होगा तो वो अच्छा फल तो होना ही है। तो अल्टीमेटली जो है केतु चतुर्थ का भले मानसिक पीड़ा दे लेकिन ग्रोथ आदि के लिए अच्छा होता है जी। पंचम भाव में केतु जो है बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि ये त्रिकोण भाव है और यहाँ पे चाहे जिस राशि में बैठा हो वो बढ़िया ही फल करता है।
अच्छा। और हाँ, एक चीज है, संतान के लिए जरूर कुछ चिंताएं या संतान अल्प होती हैं या लड़कियों की संख्या ज्यादा होती है, लेकिन जो होती हैं अच्छी होती हैं। और इंसान जो है, देखिए मेरा तो एक है कि राहु केतु की दृष्टि अगर लग्न पर हो जाती है तो भी जो है उसके अंदर एक अलग प्रकार से सात्विकता और बुद्धि आती आ है, जाती है। क्योंकि राहु केतु के पंचम बैठ करके लग्न को देखते हैं। हम्म। और एक चीज हम यहाँ पे हम बताना और हम चाह रहे हैं कि जो है बुद्धि का भी, जैसे कि जैसे बुद्धि का स्वामी बृहस्पति है, बुध भी है, पंचमेश भी है। राहु केतु की जब अलग टाइप की बुद्धि जो है देते हैं, इंसान सब कुछ जान जाता है, किसी को देख करके, किसी को समझ करके, क्योंकि राहु केतु को जल थल नभ सब कुछ ज्ञान है। मतलब आपका इंट्यूशन पावर उनकी अच्छी, इंट्यूशन पावर बढ़ जाता है, आध्यात्मिकता बढ़ जाती है, अगले को देख करके आदमी जान जाता है। तो ये लक्षण केतु के पंचम भाव में है। पंचम भाव में, ओके। छठे भाव में केतु शत्रुघ्नता का योग बनाता है, अच्छा फल करता है, और किसी शुभ ग्रह की दृष्टि हो जाए तो और भी अच्छा फल करता है, और उसका स्वास्थ्य अच्छा रहता है, और एक्टिव होता है, और परिश्रम करके आगे बढ़ता है। देखिए, शत्रुघ्नता का मतलब शत्रु होंगे, राजा के ही शत्रु होते हैं। जो इंसान जितना ही आगे बढ़ेगा उसके उतना ही शत्रु होंगे। और इसीलिए छठा भाव बहुत से पश्चिमी ज्योतिषी, जहां तक मैं जानता हूं, को छठे भाव से आजीविका देखते हैं। छठा भाव अगर एक्टिव होगा तो आदमी मेहनत करेगा, स्पर्धा करेगा और आगे बढ़ जाएगा। तो छठे भाव में केतु का लगभग शुभ फल ही देखा गया है। अच्छा। सप्तम भाव में केतु दाम्पत्य को, भाई राहु केतु जहां मतलब रहेंगे, दाम्पत्य को जरूर, इतना एक सुंदर भाव है। एक अपना, देखिए जन्म लग्न अपना है, सेल्फ का भाव, उसके 180 पे पत्नी का भाव है, अर्धांगिनी का भाव है। तो यहाँ पे केतु दाम्पत्य से संबंधित पीड़ा तो अवश्य देता है, लेकिन अगर आपसी सहयोग हो, सूझबूझ हो, बुद्धिमत्ता हो, तो थोड़ा एडजस्ट करके चला जाए तो अच्छा फल है। इसका अल्टीमेट जो है आध्यात्मिकता के रूप में आता है। अगर इस राह पे कोई चल रहा हो तो फिर राहु केतु यहाँ पे अशुभ फल नहीं देते हैं। ठीक है जी। और अष्टम भाव तो केतु तो बहुत ही मतलब ये नुकसान का भाव है। अच्छा। अचानक जो है कुछ समस्याएं आ जाती हैं, अचानक पीड़ा मिल जाती है। अच्छा, यहाँ पे सबसे ज्यादा मैंने देखा है कि अगर केतु मंगल के साथ युति कर ले तो फिर एक्सीडेंटल के योग ज्यादा बनते हैं। अच्छा। हाँ, एक्सीडेंटल, अगर, क्योंकि देखिए दोनों ही अग्नि तत्व के हैं ग्रह, और दोनों ही अगर अष्टम में आ गए तो एक्सीडेंट के चांसेस की ज्यादा रहते हैं। तो ऐसे लोगों को जिनका मंगल अष्टम में है तो उनको धीरे, मतलब कि वाहन तेज नहीं चलाना चाहिए, और किसी पर अति विश्वास भी नहीं करना चाहिए। इतना जरूर ध्यान रखना चाहिए। विश्वास नहीं करना चाहिए अर्थात इनके साथ धोखा हो जाता है या विश्वास हो सकता है। अति विश्वास, देखिए विश्वास की बात अलग है, विश्वास तो आप नहीं रखेंगे तो आप नहीं चल पाएंगे। मेरा मतलब अति विश्वास से नहीं करना चाहिए, खास करके उस समय जब केतु और मंगल की दशा अंतरदशा चल रही हो। ठीक है। हाँ, उस समय तो ज्यादा मतलब ध्यान जरूरी है। हाँ जी। और केतु जो है नवम भाव में, तो उसका मतलब कि अच्छा भाव ही है, भाग्य का स्थान है, भाग्य का स्थान ही है। और केतु अगर यहाँ पे शुभ है, सुदृष्ट है, तो वो धार्मिकता की ओर ले जाता है, और तीर्थ यात्राएं होती हैं, और आगे बढ़ता है, बहुत अच्छा फल करता है जी। अच्छा। दसम भाव का जो केतु है, ये भी जो है थोड़ा सा मतलब उच्चाटन पैदा करता है। आप जिस सर्विस में है, क्षेत्र में है, व्यवसाय में है, उसमें उच्चाटन पैदा होता है, कुछ स्थिर नहीं रहता, मन बदलने के चांसेस बार बार बनते हैं। तो थोड़ा सा ये इसका फल है। लेकिन अगर कुछ ऐसा है तो केतु की शांति करके इस फल को कम कर सकते हैं। लेकिन इसका भी है कि अगर किसी अच्छी राशि में है,
शुभ ग्रह से दिष्ट है, तो दसम भाव का केतु राहु की जैसे ऊंचाई पर पहुंचाता है, हाइट पे पहुंचाता है। तो दोनों देखिए, एक ही ग्रह कई प्रकार का फल करता है। दसम में ऐसा नहीं कुछ उच्चाटन पैदा करेगा, लेकिन वो ऊंचाई भी पहुंचाएगा वो ऊंचाई पे तो पहुंचाएगा। तो हमें ये ज्योतिष का मतलब ज्योति है, हमें जानना है कि क्या ग्रह कैसा फल जैसे करेगा। कि आपने कहा, वो आपको सिखाने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से हमें सही हाँ करना है। हाँ, हमें ये चीज जानना है कि केतु भले ही उच्चाटन पैदा कर रहा है, लेकिन उस चीज से हमें बचना है। हमें कोई भी फैसला सूझबूझ से हमें लेना है, खास करके मतलब आजीविका के प्रति। और अगर ऐसा हम करते हैं तो उसका दूसरा पहलू भी है कि वो हाइट भी पहुंचाता है, क्योंकि केतु का जो झंडा है सूर्य से भी ऊपर है। झंडा का मतलब होता है कि एक बहुत हाइट हाइट देता है, बहुत हाइट। ओके जी। तो इसलिए दोनों ही फल हैं, हर ग्रह के दोनों फल हैं, शुभ भी है अशुभ भी है। हर भाव में शुभ फल अशुभ फल दोनों है। ऐसा नहीं कि कोई ग्रह अष्टम बैठा है तो उसका अशुभ फल शुभ फल नष्ट हो गया। हर जगह शुभ फल अशुभ फल दोनों है, बस उसमें बस एक रेशियो का अंतर हो सकता है, रेशियो का अंतर हो सकता है। तो इसी आगे हम बढ़ते हैं एकादश में। एकादश भाव में जी, एकादश भाव में तो एकादश भाव सर्वे ग्रह प्रशस्ता, एकादश भाव में तो सभी ग्रह अच्छे माने जाते हैं। तो यहाँ पे केतु भी बैठा हो तो अचानक धन संपदा जो है लाभ होता है। द्वादश भाव जो है केतु का बहुत ही अलग भाव है। केतु मतलब यहाँ सबसे अच्छा फल करता है, जो कि मोक्षकारक, आध्यात्मिकता, ये सारे चीजें जो है द्वादश भाव के केतु से देख सकते हैं। लेकिन एक चीज मैंने कहीं मतलब देखा भी है और मैंने रीड भी किया है कि द्वादश भाव के केतु पर अगर गुरु की दृष्टि हो जाए विशेष करके, तो ये जरूर फिर आध्यात्मिकता के शिखर तक पहुंचाता है। लेकिन एक चीज हम आपसे अनुभव अपना भी हम बताएंगे कि आध्यात्मिकता की ओर ले जाएगा आपको, केतु आगे बढ़ाएगा, लेकिन अविद्या की गांठ को खुद ही खोलना पड़ेगा। आपने बताया। हाँ, तो ये चीजें जो है। अच्छा, अब हम केतु की दशा के बारे में आते हैं। ठीक है। केतु अपनी दशा में, जैसे केतु 7 वर्ष का होता है। एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी। जरूर जरूर जरूर। जैसे कि आपने बताया एकादश भाव में वो धन की काफी वृद्धि करते हैं, लेकिन एकादश भाव को बड़े भाई या बड़े बहन का भी भाव माना गया है, तो उससे भी इसका कुछ रिलेशन रहता है इस बीच? रिलेशन है। जैसे केतु एकादश भाव में है और एकादश का स्वामी अगर कहीं अशुभ स्थान पे बैठ गया तो फिर बड़े भाई या बड़ी बहन को पीड़ा पहुंचाएगा या नष्ट करेगा। अच्छा। हाँ, देखिए भावेश का भी फल होता है जी। तो या फिर केतु के साथ कोई अशुभ ग्रह बैठ गया, हाँ। तो वो फिर जो है एकादश भाव के जो फल हैं, जो बड़े भाई या इन सब का मित्र भी देखा जाता है, तो वो फल जो है घट जाते हैं। नहीं, जैसे कि आपने अभी कहा कि एकादश भाव में सभी ग्रह शुभ फल देते हैं, शुभ हो या अशुभ हो, तो उसी के आधार पे मैं जानना चाह रही थी। तो फिर मतलब बड़े ब्रदर देखिए मेरा मतलब ये है कि वो आर्थिक रूप से शुभ फल देते हैं। जैसे एकादश भाव में अगर 4 ग्रह हैं तो ऐसा भी होता है कि आदमी की कम से कम 2-3 आय के स्रोत बन जाते हैं, ठीक है, आजीविकाएं होती हैं। वो मेरा मतलब है कि शास्त्र का जो है कि वो आय से संबंधित भाव है, तो आय के लिए शुभ फल होता है। हाँ, लेकिन बड़े भाई से भी संबंध है, तो अगर वो केतु बिगड़ा हुआ है कहीं अशुभ अंश में या नवांश आदि में अशुभ है, तो फिर वो हानि तो करेगा ही करेगा। ठीक है जी। तो केतु की दशा के बारे में, हाँ आप बताएं, कुछ कर रहे हैं? नहीं, बस आप केतु की दशा के बारे में हम जानेंगे। हाँ, केतु की दशा के विषय में हम एक मेरा इस पर है, एक मैंने देखा है दशा। देखिए केतु की दशा 7 साल की होती है। आने से पहले, दशा आने से 2-3 महीने पहले मन में उच्चाटन होने लगता है। जैसा मैंने देखा है लोगों का, उनके सर दर्द होने लगता है या कुछ उनसे गलत काम हो जाते हैं। मतलब ऐसे ही बैठे बिठाए। फल भी तो भाव के जिस भाव में, हाँ, भाव के आधार पर है, मिलेगा। हाँ, भाव के आधार पर है, लेकिन होता जरूर है। ठीक है। अगर अशुभ भाव में है तो ज्यादा अशुभ फल देगा, लेकिन अगर शुभ भाव में है तो जो है उतना अशुभ नहीं देगा। मान लीजिए किसी का केतु पंचम भाव में है और उनकी केतु की दशा आने वाली है, तो बच्चों से रिलेटेड परेशानियां होंगी। हाँ, बच्चों से रिलेटेड होंगी। लेकिन मेरा एक ये अनुभव है, केतु अपनी दशा के आरंभ में और अंत में अशुभ जाता है। अगर ये 7 साल का है तो अगर हम इस प्रकार से बांटे कि 1 से 1.25 साल
आरंभ का हाँ। और 1 से 1.25 साल अंत का, ये अशुभ जाता है। तो बीच का भाग जो है, अगर वो केतु तृतीय भाव में है तो बहुत आसमान पहुंचा देगा, पंचम में है, एकादश में है, भाग्य में है तो बहुत ही अच्छा फल करेगा, या द्वादश भी है तो अच्छा फल करता है। बीच का भाग अच्छा है तो केतु की दशा में मैंने देखा है कि दशा आने से पहले, दशा अगर 2 महीने बाद आएगी तो 2 महीने पहले ही उस व्यक्ति को उच्चाटन होने लगता है। कुछ देखिए, राहु हेड पार्ट है, केतु एब्डामन पार्ट है। तो केतु में ऑटोमेटिक आप ना चाहते हुए भी ऐसे कुछ फैसले हो जाते हैं कि जिसको लगता है करे हम कैसे फैसला हमने ले लिया, बाद में ऐसा मैंने लोगों को हमने सुनते हुए देखा है, अरे ये तो मैं कैसे इतना कैसे मैंने मूर्खतापूर्ण फैसला हमने ले लिया। ऐसा भी लोग हमको बताए हैं अपना अनुभव। तो देखिए, अनुभव का विषय ज्योतिष है, वही मैं बता रहा हूँ। लेकिन इसका बीच की दशा अच्छी जाती है, केतु में शुक्र और आदि अच्छा जाता है। हालांकि केतु ही थोड़ा खराब जाता है। केतु में केतु ज्यादा अच्छा नहीं जाता। हाँ, ज्यादा अच्छा नहीं जाता है। और केतु शुक्र से थोड़ी सी राहत मिलती है। बाकी जो अंतिम में केतु में शनि और केतु बुध, विशेष करके केतु में बुध में सावधान रहना चाहिए। अब उसमें ये भी देख लेना चाहिए कि अगर बुध या शनि अच्छे भाव के स्वामी हैं तो उसका फल घट जाएगा, या ऐसे ही। तो दशा केतु का आरंभ और अंत का जो 1.25 साल है, ये थोड़ा अशुभ होता है। लेकिन इसमें ये भी बात है, गोचर अगर अच्छा है तो वह अशुभता नहीं दिखेगी, हल्का दिखेगी। बाकी 5 साल का, 5.5 साल, 6 साल का जो समय, 5 साल का जो वक्त है वो बढ़िया जाता है, अच्छा जाता है। केतु की दृष्टि के बारे में भी कुछ बताइए। केतु देखिए, केतु, राहु और बृहस्पति, ये दोनों ही 3 दृष्टियां पूर्ण हैं, पंचम, सप्तम और नवम। ठीक है। तो जैसा हम मतलब जो गुरु की दृष्टियां हैं वही राहु, हाँ, वही राहु केतु की दृष्टियां हैं। तो इनका अल्टीमेट परिणाम जो है, देखिए इसीलिए ना केतु मतलब गुरु जैसा इसका व्यवहार है, इसका अंतिम जो परिणाम है गुरु जैसा है, शुभ है। हाँ, आपने बताया था। जब राख हट जाएगी तो फिर शुभ तो आएगा ही, शुभ तो होना ही है। एक सवाल मेरा और है, जैसे कि राहु केतु हमेशा वक्री चलते हैं, उनकी दृष्टि भी वक्री होती है या उनकी दृष्टि सामने की ओर होती है? फिर देखिए, दृष्टि का तो ऐसा कहीं कुछ वर्णन तो नहीं, वक्र दृष्टि होती है, वक्री जरूर होते हैं, लेकिन दृष्टि तो उनकी जैसे दृष्टि की वैसे होगी, सामने की होती है। ठीक है जी। जी, तो एक चीज हम और बताना चाहेंगे कि राहु का, हालांकि राहु केतु का वैसे तो कुछ है नहीं, लेकिन जब भी ये आए तो इनकी शांति जरूर होना चाहिए। केतु के वैदिक मंत्रों का अच्छे आचार्यों से जप होना चाहिए। और फिर इसके अलावा केतु के आराध्य भगवान श्री गणेश जी हैं, उनकी जो है आराधना जो है, उनका ओम गंग गणपते नमः या भगवान गणेश की जो भी कुछ किसी भी मंत्र से उनकी पूजा आराधना कर सकते हैं। मान लीजिए यदि किसी की केतु की महादशा चल चुकी है, शुरू हो चुकी है, लेकिन उसे ये ज्ञान नहीं था कि उसे क्या पूजा पाठ पहले से करनी थी, तो वो अब बीच में वो क्या कर सकते हैं अपनी अच्छाई के लिए? हाँ, तो यही सब कर सकता है। देखिए, जब जागे तो तभी सवेरा। अच्छा। तो जो है जब से उनको जानकारी हुई है तभी से ये करें, भगवान गणेश की स्तुति करें। और जाड़े में जो है, जाड़े में दीन दुखियों के लिए कंबल जो रंग बिरंगे होते हैं ना, बिल्कुल ठीक है, कंबल धूम्र वर्णी है, केतु धूम्र वर्णी है, तो रंग बिरंगे कंबल दीन दुखियों को बांटे, तो ये भी केतु का उपाय है। और बाकी सबसे अच्छा तो मैं तो ये कहूंगा, जो आवारा कुत्ते हैं, आवारा कुत्तों को जो है प्रतिदिन रोटी बिस्कुट या ब्रेड देने से भी केतु की शांति होती है। केतु की शांति होती है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका केतु की जानकारी देने के लिए। आई होप सबको पसंद आया होगा। सप्तऋषि में आपका धन्यवाद।